नमस्कार स्टूडेंट, चलिए शुरू कर लेते हैं हमारे आज के सेशन को। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी सीजीएल टीयर 1 में आए हुए प्रीवियस ईयर के इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर को, जो कि 20 जुलाई 2023 शिफ्ट 4 वाले टाइम जोन में आया था। 25 क्वेश्चन इस क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं और इन 25 क्वेश्चन को 10 से 12 मिनट में करने के लिए स्टूडेंट्स को अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ेगी। लेवल आपकी अंडरस्टैंडिंग का, आपके कॉन्सेप्ट्स का हाई होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि अंडरलाइन वर्ड है, उसका सिनोनिम बताना है, और अंडरलाइन वर्ड है वल्नरेबल। ठीक है, अगर आपको इस अंडरलाइन वर्ड का मीनिंग पता है तो इतना बड़ा स्टेटमेंट पढ़ने का कोई मतलब नहीं, और अगर मीनिंग नहीं पता है तो ये स्टेटमेंट आपको पढ़ना पड़ेगा इस वर्ड के मीनिंग का अंदाजा लगाने के लिए। वल्नरेबल का मतलब होता है एट रिस्क। वल्नरेबल एडजेक्टिव है, उसका मतलब होता है एट रिस्क। कोई भी सिचुएशन, कोई भी थिंग, कोई भी पर्सन या कुछ भी अगर वो रिस्की पोजीशन में है, वो रिस्की सिचुएशन में है, रिस्क में है, तो उसको कह सकते हैं वल्नरेबल। या फिर वल्नरेबल का एक मतलब बता सकता हूं मैं, इजी टू हर्ट, अटैक और इन्फ्लुएंस। मतलब कोई ऐसी सिचुएशन में हो जहां पर उसको आसानी से हर्ट किया जा सके, अटैक किया जा सके, डैमेज किया जा सके या इन्फ्लुएंस किया जा सके, तो वल्नरेबल सिचुएशन में, वल्नरेबल स्टेट में है। तो यहाँ पर इसका सिनोनिम हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, एट रिस्क। पुअर का मतलब आपको पता है, ये होना नहीं था। एरोगेंट का मतलब होता है टू प्राउड। कोई अगर बहुत ज्यादा प्राउड है, जरूरत से ज्यादा अगर प्राउड है, तो उसको कह देंगे एरोगेंट। एरोगेंट पर्सन कुछ इस प्रकार के होते हैं जो बिहेव करते हैं, उनको लगता है कि वो दूसरों से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एरोगेंट का एक मतलब ये भी निकल जाएगा, बिहेविंग एज इफ यू आर मोर इंपॉर्टेंट देन अदर्स। अडेप्टेबल का मतलब होता है एबल टू अडेप्ट। एबल टू अडेप्ट। अडेप्टेबल भी एडजेक्टिव है, नाउन को मॉडिफाई करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और नाउन कोई पर्सन भी हो सकती है, थिंग भी। तो कोई पर्सन भी अडेप्टेबल हो सकता है, कोई थिंग भी अडेप्टेबल हो सकती है। अडेप्टेबल का मतलब है एबल टू अडेप्ट, जो अडेप्ट करने के योग्य हो। अडेप्ट का मतलब क्या होता है? अडेप्ट का मतलब होता है टू चेंज, और टू चेंज समथिंग, मतलब खुद को चेंज कर लेना या किसी दूसरी चीज को चेंज कर लेना, सिचुएशंस को सूट करने के लिए। सिचुएशन के हिसाब से खुद को चेंज कर लेना या किसी दूसरी चीज को चेंज कर लेना, अडॉप्ट करना होता है। टू चेंज और टू चेंज समथिंग, दोनों लिखवा देता हूं मैं। टू चेंज समथिंग, टू सूट डिफरेंट कंडीशंस। ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बताना है एक्टिव वॉइस। एक सेंटेंस आपको दिया है, हैज द कस्टर्ड नॉट बीन कुक्ड बाय हर। इसको आपको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करना है। देखिए, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये तो पैसिव की पहचान है, यानी कि पैसिव वॉइस आपको दिया, आपको एक्टिव फॉर्म को चूज करना है। एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करो या पैसिव से एक्टिव में कन्वर्ट करो, टेंस चेंज नहीं होना चाहिए, स्टेट चेंज नहीं होनी चाहिए वर्ब की, सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। बाकी तो आपको पता ही है क्या करना होता है। अगर सब्जेक्ट हमारा, भाई अभी तो ये बाय प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है डूअर, लेकिन एक्टिव में यही सब्जेक्ट रहेगा, यही डूअर रहेगा। इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर को मेंटेन करते हुए सी सब्जेक्ट के लिए जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो तो हैज ही आएगी, उसके बाद सब्जेक्ट हो जाएगा, तो हैज सी। अब देखिए, बीन कुक्ड लिख रखा है ना, तो बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म तो पैसिव फॉर्म है, इसको एक्टिव में लिखोगे हैज के साथ तो थर्ड फॉर्म ही आएगी, कुक्ड। जहां पर इतना है ना, हैज सी कुक्ड, उतना पकड़ लो, क्योंकि यहाँ पर नोट लगा दिया जिसकी जरूरत नहीं थी, मीनिंग को एकदम नेगेटिव, सॉरी हो जाता है कई बार, नींद शायद मैंने पूरी नहीं ली ठीक से आज। देखिए, नोट यहाँ पर ऑलरेडी लगा हुआ है, तो नोट अगर लगा हुआ है तो नेगेटिव मीनिंग को कन्वे करने वाले सेंटेंस को ही चूज करना है। ये तो पॉजिटिव मीनिंग हो गया, ये हटा दो। यहाँ पर भी उसने नोट रखा है, ये भी हटा दो। अब यहाँ पे उसने नोट लगा तो रखा है, लेकिन यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब चेंज कर दी, जिसकी वजह से टेंस चेंज हो जाएगा। मैंने कहा टेंस भी सेम रखना है, तो दूसरा ऑप्शन हो जाएगा, हैज सी नॉट कुक्ड द कस्टर्ड।
ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 में चलिए, आइडेंटिफाई एंड करेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। सेंटेंस में कोई वर्ड इनकरेक्टली स्पेल्ड है उसको आइडेंटिफाई भी करना है और ऑप्शन में जाकर उसको करेक्ट भी करना है। ऑप्शन पर ध्यान दोगे तो देखिए जस्टिस की स्पेलिंग यहाँ पर गलत लिखी है, मतलब हमें एक ऐसा वर्ड बताना है जो सेंटेंस में गलत हो, ऑप्शन में सही हो। लेकिन जस्टिस तो ऑप्शन में गलत लिखा है, फ्रीडम भी ऑप्शन में गलत लिखा है। अब दो ऑप्शन बचे हमारे पास, डेवलपमेंट एंड इगैलिटेरियन, जो कि दोनों यहाँ पर ऑप्शन में सही है। अब देखना हमें यह है कि इन दोनों में से ऑप्शन में कौन सा गलत, मतलब सेंटेंस में कौन सा गलत है। डेवलपमेंट तो यहाँ भी सही लिखा है, यहाँ भी सही लिखा है, ये भी हमारा ऑप्शन में होगा। हमारा ऑप्शन हो जाएगा ये थर्ड, इगैलिटेरियन। मतलब हमें एक ऐसा वर्ड बताना था जो सेंटेंस में इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड हो और ऑप्शन में उसको करेक्ट किया गया। डेवलपमेंट तो यहाँ भी करेक्ट है, यहाँ भी करेक्ट है, इसको भी हटा दो, इसको उठाओगे, इगैलिटेरियन हमारा थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। देखिए इगैलिटेरियन का मतलब हो गया ऐसा कोई पर्सन, ऐसी कोई पॉलिसी, ऐसी कोई स्कीम, ऐसा कोई लॉ, ऐसा बिहेवियर, ऐसी कोई एक्टिविटी, ऐसी कोई ओपिनियन, ऐसा कोई आइडिया जो इक्वालिटी को प्रमोट करता हो, इक्वालिटी को सपोर्ट करता हो। कोई ऐसा पर्सन जो मानता हो कि सोसाइटी में इक्वालिटी होनी चाहिए, सबके बराबर राइट होने चाहिए, अधिकार होने चाहिए, सबके लिए बराबर अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए, मौका होना चाहिए फ्लरिश करने के लिए, उस पर्सन को कहते हैं इगैलिटेरियन पर्सन। या ऐसी पॉलिसी, बिहेवियर, एक्टिविटी, लॉ, स्कीम, आइडिया, ओपिनियन, सिस्टम को कहते हैं इगैलिटेरियन। अब मैं इसका मीनिंग यहाँ पर लिखाना चाहूं तो छोटे शब्दों में इगैलिटेरियन का मतलब हो गया सपोर्टिंग इक्वालिटी, सपोर्टिंग इक्वालिटी। गूगल वगैरह पर अगर इगैलिटेरियन का डालोगे तो इस तरह की कुछ डेफिनेशन लिखी आएंगी बड़ी बड़ी। Believing that all people are equal, believing that there must be equality, there must be equality and equal opportunities for all। उसी बात को दूसरे तरीके से लिखवा दिया मैंने, समझने वाले समझ गए। अब टाइम वेस्ट करने से कुछ नहीं होगा, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, अंडरलाइन ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिया है, इसका मीनिंग बताना है कि इन चारों शब्दों में से, इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा वर्ड इस मीनिंग को कन्वे करता है। किलिंग अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, लार्ज नंबर ऑफ पीपल को किल करने वाला मीनिंग कौन से वर्ड में है। देखिए होमिसाइड, होमिसाइड में जो होम है ये रिफर करता है ह्यूमन को, और साइड का मतलब है किल, CIDE, इसका मतलब होता है टू किल। तो किसी पर्सन को किल करना, कोई ऐसा एक्ट, कोई ऐसी एक्टिविटी जिसमें आपने किसी पर्सन को किल कर दिया, उस एक्टिविटी को, उस क्राइम को कहते हैं होमिसाइड। होमिसाइड का मतलब है द एक्टिविटी ऑफ किलिंग अ पर्सन, ये है होमिसाइड। आपने गन उठाई, किसी एक पर्सन को किल कर दिया, आपने नाइफ उठाया, चाकू उठाया, किसी भी तरीके से अगर आपने किसी एक सिंगल पर्सन को, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, या किसी भी जेंडर का हो, अगर आपने उसको किल कर दिया तो आपने क्या कर दिया, होमिसाइड कर दिया। होमिसाइड का मतलब है द एक्ट ऑफ किलिंग अ पर्सन, ये हो गया होमिसाइड। तो अगला वर्ड है आपका फैटिसाइड। देखिए फैटिसाइड में जो मैं दिखा देता हूं, ये है फैटिसाइड, देखते आप समझ गए होंगे। फैटिसाइड में या फोर्टिसाइड भी लिख देते हैं, ये जो फैटी है ये रिफर करना है फेटस को, या FOETUS। फेटस का मतलब होता है, गांव में हमारे क्या कहते हैं, भ्रूण। फेटस का मतलब होता है अनबोर्न बेबी, जो माता के, मदर के वोम में डेवलप हो गया हो, जिसके ऑर्गन डेवलप हो गए हो बट जिसने अभी जन्म ना लिया हो। तो फेटस का मतलब या फोर्टस का मतलब हो जाएगा एन अनबोर्न बेबी अनबोर्न बेबी जो डेवलप हो गया हो, ठीक है। तो इसको किल करना, इसको किल करने के कई तरीके हो सकते हैं। आपने कोई ऐसी डोज दे दी मदर को, गांव में हमारे इसको कह देते हैं भ्रूण हत्या, कोई इंजेक्शन लगा दिया किसी तरह का
जिसकी वजह से इसकी डेथ हो, मतलब किल कर दिया इसको, तो ये हो जाएगा द किलिंग ऑफ फेटस। ये फेटस ये होती है यूएसए स्पेलिंग, ये होती है यूके स्पेलिंग। द किलिंग ऑफ फेटस। फीमेल फोर्टिसाइड एक बहुत बड़ा इशू रहा है इंडियन सोसाइटी में, अभी भी कुछ जगह देखने को मिलता है कि पहले आप अल्ट्रासाउंड वगैरह से पता लगाते हैं कि माता के जो गर्भ में है वो लड़का है या लड़की है, मेल चाइल्ड है या फीमेल चाइल्ड है। उसके बाद अगर फीमेल चाइल्ड होता है तो आपकी प्रीफरेंस होती है कि आप मेल चाइल्ड को प्रीफर कर रहे हैं और आप फीमेल चाइल्ड को एलिमिनेट कर देते हैं, मतलब किल कर देते हैं। तो फीमेल फर्टिसाइड तो इंडियन सोसाइटी की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रही है, कुछ कुछ जगह ये अभी भी बची है, इससे तो आप अवेयर होंगे ही। फिर अगला वर्ड है जीनोसाइड। देखिए जीनोसाइड में ये जो जीनो है ना, GENO, ये रिफर करता है रेस को, रेस या फिर ट्राइब को। साइड का मतलब है किल, तो जीनोसाइड का मतलब हो जाएगा कि पूरी की पूरी एक रेस को, नस्ल को ही, या बहुत सारे लोगों को, एक ट्राइब के बहुत सारे लोगों को किल कर देना। अब बहुत सारे लोगों को एक साथ आप किल कर सकते हैं उनकी नेशनैलिटी के आधार पर, वो दूसरी नेशनैलिटी के हैं उनको मार दिया आपने किसी भी तरीके से, उनके रिलीजन के, उनके कल्चर के आधार पर, उनकी रेस के आधार पर, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, कोई पॉलिटिकल रीजन हो सकता है। तो जीनोसाइड का मतलब हो जाता है द किलिंग ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल बेस्ड ऑन देयर रेस, रिलीजन, कल्चर, नेशनैलिटी और एनी अदर थिंग। एक्चुअली वो आपको जो दिया गया था किलिंग ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल, वो जीनोसाइड ही उस मीनिंग को कन्वे करता है। जीनो का मतलब एक रेस या फिर एक ट्राइब, एक ही ट्राइब के एक ही जैसे लोगों को, बहुत सारे लोगों को मार देना। सेंटेंस भी आप पढ़ोगे तो यही मीनिंग निकल के आ रहा है, बाय किलिंग ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल दे थॉट दे वुड गेट मोर बेनिफिट्स ऑफ द स्कीम्स। सुसाइड का मतलब तो आपको पता है, आपके आसपास किसी ने किया ही होगा। सु रिफर करता है सेल्फ को और साइड रिफर करता है किल को। सेल्फ किलिंग को कहते हैं सुसाइड करना। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 एक सेंटेंस अरेंजमेंट का क्वेश्चन है जिसमें 4 स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं जिनको अरेंज करना है। पहले स्टेटमेंट को यहां पर पढ़ेंगे, इट सेंटर्स ऑन द सिंकिंग ऑफ द RMS टाइटैनियम। देखिए मैंने आपको पहले बताया है कि ये जो प्रोनाउन से स्टार्ट होने वाले स्टेटमेंट होते हैं ना, इनकी बहुत कम पॉसिबिलिटी होती है कि ये पहले स्टेटमेंट होगी, क्योंकि यहाँ पर ये जो इट प्रोनाउन लगाया है ये किसी थिंग को रिफर करने के लिए लगाया है। अब पहले हम उस थिंग का जिक्र करेंगे, फिर उसके लिए किसी भी स्टेटमेंट में पैराग्राफ में आगे हम इट यूज कर सकते हैं। तो इस ए स्टेटमेंट से पहले वो स्टेटमेंट आएगा जहां पे उस थिंग का जिक्र हो जिसके लिए बाद में इट यूज किया जा रहा है। तो ये ए स्टेटमेंट पहला स्टेटमेंट नहीं होना है। थर्ड ऑप्शन तो यहीं से एलिमिनेट हो गया। आगे पढ़ा मैंने, द फिल्म प्रूव्ड इमेंसली पॉपुलर, होल्डिंग द ऑल टाइम बॉक्स ऑफिस ग्रॉस रिकॉर्ड फॉर मोर देन ए डिकेड आफ्टर इट्स रिलीज। कोई बहुत ज्यादा क्लू तो मुझे यहाँ पर नहीं मिला, लेकिन एक बात मुझे ये समझ में आई इसके सब्जेक्ट को देखकर कि किसी फिल्म की बात की जा रही है और उस फिल्म को डेफिनेट सेंस दिया जा रहा है। एक फिल्म की, एक मूवी की जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गई, रिकॉर्ड वगैरह तोड़ दिए उसने, तो उस फिल्म को रिफर किया जा रहा है, उस फिल्म के बारे में ये प्रेडिकेट लिखा हुआ है और उस फिल्म को डेफिनेट सेंस दिया गया है। यानी कि ये स्टेटमेंट से पहले वो स्टेटमेंट आएगा जहां पर उस फिल्म का नाम लिखा हो। कोई भी नाम हो सकता है उसका, फिल्म का XYZ। अभी मैंने आगे का पढ़ा नहीं है, जिन बच्चों ने पढ़ लिया वो जानते होंगे कौन सी मूवी की बात चल रही है। मैंने तो नहीं पढ़ा, मैं तो अपने हिसाब से काम कर रहा हूं। तो पहले उस मूवी का, उस फिल्म का नाम आएगा, फिर उसके लिए कहीं पर भी हम द फिल्म सब्जेक्ट को यूज कर सकते हैं। फिल्म रिफर कर रहा है इस मूवी को और द हमने डेफिनेट सेंस में इसलिए यूज कर लिया क्योंकि लिसनर को पता है कि हम कौन सी वाली फिल्म को रिफर कर रहे हैं। तो ये जो बी स्टेटमेंट है ये भी पहला स्टेटमेंट नहीं हो सकता, इससे पहले वो स्टेटमेंट आएगा जहां पे उस फिल्म का जिक्र हो। तो ये वाला ऑप्शन भी हट गया।
अब दो ही ऑप्शन बचे, तो दोनों ऑप्शन सी से स्टार्ट हो रहे हैं। सी स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। टाइटैनिक इज एन अमेरिकन रोमांटिक एडवेंचर फिल्म रिलीज इन 1997। देखिए ये है वो स्टेटमेंट जहां पर टाइटैनिक को, जो कि एक फिल्म है, रोमांटिक ड्रामा फिल्म, इसको इंट्रोड्यूस किया गया है कि हम इस फिल्म के बारे में बात कर रहे हैं। ये स्टेटमेंट पहला स्टेटमेंट हो जाएगा। इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है, एक इंफॉर्मेशन को इंट्रोड्यूस कर रहा है कि टाइटैनिक की बात की जा रही है। फिर ये जो टाइटैनिक है सी, इसके बाद डी आना है या ए आना है। देखिए डी को पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि ए को प्रीफर किया जाए या डी को प्रीफर किया जाए। सी तो पहला स्टेटमेंट होना है, लेकिन सी के बाद डी आना है या ए आना है, ये डी को पढ़ के पता चलेगा। पढ़ लेते हैं। मोस्ट ऑफ द फिल्म्स स्टोरीज देन टोल्ड इन फ्लैशबैक्स एज द प्रोटैगनिस्ट रिकाउंट्स द टाइटैनिक फेटफुल 1912 वॉयज। वॉयज का मतलब जर्नी, अ लॉन्ग जर्नी ऑन ए शिप। डी में जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो फिल्म की स्टोरी के बारे में बताई गई है कि फिल्म की स्टोरी किस तरह की है, मतलब क्या उसमें बताया गया है। एक फ्लैशबैक है जो प्रोटैगनिस्ट मेन कैरेक्टर बता रहा है। अब ए में बताया गया है इट सेंटर्स ऑन द सिंकिंग ऑफ द आरएमएस टाइटैनिक। देखिए सी के बाद मेरे हिसाब से ए आना चाहिए। मेरे के हिसाब से लॉजिकल इंफॉर्मेशन को लॉजिकल वे में जिस ऑर्डर में हम रखते हैं वो ऑर्डर ये है कि पहले हमने जिस सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस किया है हम बताते हैं कि किस चीज पर फोकस करती है, उसके बाद हम स्टोरी बताएंगे। 2-4 किताबें पढ़ोगे, 10-20 न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो ये सेंस आपके अंदर आ जाएगा। ये कोई मैजिक नहीं है, ये कोई जादू नहीं है, ये कोई रटने रटाने वाली चीज नहीं है। 2-4 किताबें पढ़कर देखो, 10-20 न्यूज़पेपर पढ़ के देखो, आपके दिमाग में सेंस आ जाएगा कि इंफॉर्मेशन को कोई भी राइटर किस लॉजिकल सीक्वेंस में, किस लॉजिकल ऑर्डर में रखता है। क्या यूजुअल ट्रेडिशनल लॉजिकल पैटर्न होता है इंफॉर्मेशन को, स्टेटमेंट्स को अरेंज करने का। अगर हमने यहाँ पर टाइटैनिक का जिक्र किया है, एक मूवी का जिक्र किया है, तो अगले स्टेटमेंट में हम बताएंगे कि ये किस चीज पर फोकस करती है। सेंटर ऑन का मतलब फोकस ऑन, ये किस चीज पर फोकस करती है। उसके बाद हम बताएंगे कि इसकी स्टोरी में क्या है, कि मतलब इसमें क्या किया गया है। इसकी स्टोरी फ्लैशबैक में बताई गई है, प्रोटैगनिस्ट रिकाउंट कर रहा है उसके वॉयज को। तो सी के बाद ए आना चाहिए, उसके बाद डी आना चाहिए। बी हो गया लास्ट स्टेटमेंट जिसमें यह बताया गया कि ये जो फिल्म है बहुत ज्यादा पॉपुलर होगी। तो सही ऑप्शन होना चाहिए फोर्थ ऑप्शन, सी ए डी बी। क्वेश्चन नंबर 6, मेटिकुलस। मेटिकुलस का मतलब होता है एक्सट्रीमली केयरफुल, वेरी केयरफुल एंड गिविंग अटेंशन टू एवरी डिटेल। छोटी छोटी हर डिटेल को बहुत ज्यादा अटेंशन दे रहा हो, बहुत ज्यादा केयरफुल हो, ऐसे पर्सन को कह देंगे मेटिकुलस। वेरी केयरफुल एंड गिविंग अटेंशन टू एवरी डिटेल। तो क्या बताना है, एंटोनियम बताना है इसका। केयरफुल तो सिनोनियम हो गया, केयरलेस सही एंटोनियम हो जाएगा केयरलेस। हीटफुल का मीनिंग समझ लेते हैं। देखिए हीटफुल में जो हीट है ना, इसका मतलब है HEED। ये वर्ब भी हो सकती है, इंट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, और ये नाउन भी हो सकती है। जब ये वर्ब होती है तो इसका मतलब होता है टू पे अटेंशन टू समथिंग, टू पे अटेंशन, टू पे अटेंशन टू समथिंग और समवन, या टू लिसन टू समथिंग या समवन। जब नाउन होती है तो इसका मतलब होता है अटेंशन। तो हीटफुल का मतलब क्या हो गया, पेइंग अटेंशन। जो पर्सन या जो एक्टिविटी, जो बिहेवियर किसी को अटेंशन दे रहा हो उसको कह देंगे हीटफुल। हीटफुल हो गया एडजेक्टिव, पेइंग अटेंशन। पेइंग अटेंशन तो हमारा मेटिकुलस के मीनिंग में आ ही गया है। तो ये भी एक तरह से हीटफुल मेटिकुलस का सिनोनियम ही है। ये दोनों वर्ड सिनोनियम ही लिखे हैं। दूसरा ऑप्शन सही है, वो तो मैं बता ही चुका हूं। अनटाइडी का मतलब क्या होता है, देखिए अनटाइडी का मतलब होता है नॉट टाइडी। टाइडी का मतलब क्या होता है, टाइडी एक एडजेक्टिव है और टाइडी का मतलब होता है वेल अरेंज्ड, नीट, ऑर्गेनाइज्ड हो। जैसे कि मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं। इस तस्वीर में आप एक स्टूडेंट का रूम है, इस स्टूडेंट के रूम को देखे जरा। जो चीज जहां पर रखी होनी चाहिए कायदे से वो वहीं पर रखी है, वेल अरेंज्ड है। ये रूम अच्छे से ऑर्गेनाइज किया गया है, हर चीज एक प्रॉपर ऑर्डर में सीक्वेंस में रखी गई है।
अब इसका रूम देखिए, ये भी एक स्टूडेंट है। मेरे ख्याल से ये स्टूडेंट घर पे रहता होगा तो मम्मी ने डांट के ये करवा रखा है। ये वाला जो स्टूडेंट है ये हॉस्टल में रहता होगा या रहती होगी। इसका रूम देखिए, कोई ऑर्डर नहीं है, कोई अरेंजमेंट नहीं है, चीजें कपड़े इधर उधर पड़े हैं, यहाँ पे मग पड़ा है, यहाँ पे बोतल पड़ी है, बैग इस तरह से खुला पड़ा है। इसको कह देंगे अनटाइडी। इसको कह देंगे अनटाइडी, जिसमें कोई ऑर्डर ना हो, जिसमें कोई अरेंजमेंट ना हो, जो ऑर्डर को लैक कर रहा हो। और ये हो गया टाइडी, ये हो गया टाइडी। मीनिंग लिखा हूं मैं, नीट, वेल अरेंज्ड, हैविंग एवरीथिंग इन ऑर्डर, वेल ऑर्गेनाइज्ड। लो, ये हो गया इसका मीनिंग। अनटाइडी इसका उल्टा हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये बात तो आप समझ ही गए हो। क्वेश्चन नंबर 7 में सेंटेंसेस को अरेंज करना है, पढ़ेंगे, समझेंगे और लगाएंगे। कौन सा ऑप्शन होना है? ड्यू टू टाइट डेडलाइंस फॉर डिलीवरी एंड इंक्रीज फोकस ऑन परफॉर्मेंस आउटकम्स, मैनी एम्प्लॉयज आर अनेबल टू एंजॉय प्रॉपर वर्क लाइफ। मुझे इस स्टेटमेंट को पढ़कर कोई क्लू नहीं मिला, मैं आगे पढ़ूंगा। स्ट्रेस कुड एमनेट out of various situations such as lifestyle, health or relationship issues, lack of support system at home and competitive focus on acquiring material symbols of success and career advancement। इस स्टेटमेंट को पढ़कर भी मुझे कोई नोटिसेबल, इजिली नोटिसेबल क्लू नहीं मिला। सी स्टेटमेंट को पढ़ता हूं। इन टूडेज फास्ट मूविंग वर्ल्ड मैनी यंग प्रोफेशनल्स आर वल्नरेबल टू स्ट्रेस। देखिए, सी स्टेटमेंट में एक सिचुएशन को इंट्रोड्यूस किया गया है। वो सिचुएशन ये है कि आजकल के समय में फास्ट मूविंग वर्ल्ड में मैनी यंग प्रोफेशनल जो है स्ट्रेस को लेकर वल्नरेबल है, मतलब स्ट्रेस को लेकर रिस्क में है, बहुत जल्दी उनको स्ट्रेस आ जाता है। तो ये सी स्टेटमेंट प्रोबेबली, मोस्ट प्रोबेबली एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसमें एक सिनेरियो को, एक सब्जेक्ट को, एक टॉपिक को, एक इशू को, एक प्रॉब्लम को इंट्रोड्यूस किया गया है। तो इस स्टेटमेंट के पहला स्टेटमेंट होने की संभावना बहुत ज्यादा है। फिर सी के बाद देखिए यहां पर बी स्टेटमेंट में, सी स्टेटमेंट में जिस स्ट्रेस को इंट्रोड्यूस किया गया, जिस प्रॉब्लम, स्ट्रेस क्या है, प्रॉब्लम ही तो है, हेल्थ प्रॉब्लम है, मेंटल प्रॉब्लम है। तो स्ट्रेस सी स्टेटमेंट में इस प्रॉब्लम को, इस हेल्थ इशू को इंट्रोड्यूस किया गया। और बी स्टेटमेंट में ये बताया गया है कि ये कहां से ओरिजिनेट होती है, इसका रीजन क्या है, इसके कॉजेस क्या है। इमिनेट का मतलब ओरिजिनेट, कहां से ये आती है। इमिनेट का मतलब टू कम फ्रॉम, कि स्ट्रेस कहां से आता है। तो सी स्टेटमेंट में स्ट्रेस को इंट्रोड्यूस किया गया, बी स्टेटमेंट में स्ट्रेस के ओरिजिन को बताया गया, उसके कॉज, उसके रीजन को बताया गया। तो सी के बाद बी आना चाहिए। पहले आप किसी को इंट्रोड्यूस करेंगे, फिर आप उसका रीजन बताएंगे। सी के बाद बी आना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा सी के तुरंत बाद बी आना चाहिए, लेकिन सी के बाद बी होना चाहिए, क्योंकि मैंने अभी डी स्टेटमेंट को पढ़ा नहीं है ना। तो डी को जब तक पढ़ूंगा नहीं, मुझे कैसे पता चलेगा सी के तुरंत बाद बी है या नहीं है। लेकिन यहां तक मुझे इतनी बात समझ में आ गई कि सी के बाद बी होना चाहिए। अब देखिए, सी के बाद बी यहां पर है, यहां पर तो है नहीं, तो इस ऑप्शन को हटाई दो। यहां पर है, यहां पर भी नहीं है, इस ऑप्शन को तो हटाई दो। दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। डी स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। टू एड टू दिस द करंट इकोनॉमी हैज इंपैक्टेड मैनी कंपनीज। देखिए, आगे का मैंने पढ़ा भी नहीं, मुझे इतनी बात समझ में आ गई कि ये जो इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, टू एड टू दिस, इस दिस को, ये जो दिस टू प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, प्रोनाउन है। और ये जो दिस है, ये रिफर कर रहा है पहले दी गई किसी इंफॉर्मेशन को। भाई दिस, दैट, दीज, दोज मैंने क्या बताया, पॉइंट आउट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और पॉइंट आउट तो आप तभी कर सकते हैं जब पहले से कुछ हो, यानी कि पैराग्राफ में पहले से कोई इंफॉर्मेशन मेंशन हो, उसको पॉइंट आउट कर रहा है दिस। और उसके एडिशन में ये पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन दी गई है। दी स्टेटमेंट जो लिखा गया है वो एक एडिशनल स्टेटमेंट है, जो दिस के द्वारा रिफर करने वाली इंफॉर्मेशन के एडिशन में है।
इतनी बात तो ये टू ऐड टू दिस से समझ में आ रही होगी। अब कहने का मतलब ये है कि अगर ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है, इस दिस के द्वारा रिफर करने वाली इंफॉर्मेशन के एडिशन में है, तो पहले वो स्टेटमेंट आना चाहिए जिसको दिस रिफर कर रहा है, उसके बाद डी आना चाहिए। मतलब डी पहला स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए। तो यहां से ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। थर्ड ऑप्शन बचा। पहले आपने एक प्रॉब्लम को इंट्रोड्यूस किया, स्ट्रेस को, फिर आपने बी में बताया कि वो कहां से ओरिजिनेट होती है, फिर आपने ए में बताया ड्यू टू टाइट डेडलाइंस फॉर डिलीवरी एंड इंक्रीज फोकस ऑन परफॉर्मेंस आउटकम्स मेनी एम्प्लॉयज आर अनेबल टू एंजॉय प्रॉपर वर्क लाइफ। एक दूसरी सिचुएशन आपने बताई कि इस वजह से ये होता है कि वो एंजॉय अपनी प्रॉपर वर्क लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाते। फिर उसके एडिशन में डी में आपने ये सब बताया। क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, वो स्टेटमेंट बताना है जो इंडेफिनिट आर्टिकल का सही से यूज करता हो। इंडेफिनिट आर्टिकल होता है हमारे ए एन और डेफिनिट आर्टिकल होता है द। तो यहां पर इंडेफिनिट आर्टिकल यूज हुआ है, यहां पर यूज हुआ है, ठीक है, यूएफओ। हालांकि यू एक वोवल लेटर है, सॉरी, हाँ सही तो है, यू एक वोवल लेटर है, लेकिन यहां पर जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट साउंड से पहले आप अ आर्टिकल लाए हैं। ई एक वोवल लेटर है, लेकिन साउंड तो वोवल है। एक्चुअली में ए और एन का जो हमें चयन करना होता है वो लेटर के हिसाब से नहीं कि लेटर वोवल है कॉन्सोनेंट है, साउंड के हिसाब से करना होता है। हमें साउंड देखनी होती है। अगर वोवल साउंड है तो एन लगाएंगे, कॉन्सोनेंट साउंड है तो एन लगाएंगे। यहां पर यू लेटर भले ही वोवल है, लेकिन साउंड चूंकि कॉन्सोनेंट है, इसलिए इससे पहले हमें आर्टिकल लगाना पड़ेगा। फर्स्ट ऑप्शन सही तो लिखा है, बाकी ये सब गलत ही है। यहां पर एनयूएफओ लगा दिया, नहीं, यहां पर आ लगाया, लेकिन यहां पर भी आ लिख दिया, ये भी गलत हो गया। यहां पर भी ये गलत कर दिया, ये भी गलत कर दिया। क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट, साउंड के हिसाब से चूज करेंगे। अगर वोवल साउंड है तो एन लगाएंगे, कॉन्सोनेंट साउंड है तो अ लगाएंगे। बोल के देखो ना क्या बोलोगे इसको, यूएफओ। ऊफो नहीं कहते इसको, इसको कहते हैं यूएफओ, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में एक अंडरलाइन सेगमेंट दिया है जिसको सब्स्टिट्यूट करना है। एन एस अप इज सीट, ये एक इडियम बनाने की कोशिश की गई है। अगर इसके मीनिंग को समझ नहीं है तो एक बार स्टेटमेंट को पढ़ लो, कितनी देर लगेगी, 2-3 सेकंड। Brian remained silent during the board meeting, though Rahul was unaware that he had an ace up his seat the entire cover. देखिए मैं आपको बता देता हूं कि सीट क्या होती है, सीट का मतलब क्या है, सीट का मतलब क्या है और एस का मतलब क्या है। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं सीट। ये होती है सीट, ये नाइफ है, ये इसकी सीट है, मतलब वो कवर जो इसको टाइट करके पकड़ लेता है। ये स्वॉर्ड है, ये इसकी सीट है, मतलब गांव में हमारे कहते हैं म्यान। ये तलवार है, ये म्यान है, इसको कहते हैं सीट, SHEATH। एस का मतलब क्या होता है, ये जो कवर है इसको सीट कहा जाता है, सीट। एस का मतलब क्या होता है, इमेज के द्वारा दिखा देता हूं। जिसने 52 कार्ड्स या 52 कार्ड्स, 52 पत्ते देखे होंगे, खेले, उसको पता होगा इस वाले पत्ते को एस कहा जाता है। ये एस ऑफ हार्ट्स है, ये एस ऑफ स्पेड्स है, ये एस ऑफ क्लब्स है, ये एस ऑफ डायमंड्स है। मैं इसको एस नहीं बोलता हूं। मैं जब अपने दोस्तों के साथ खेलता हूं तो मैं बोलता हूं इसको इक्का, पान का इक्का, हुकुम का इक्का, चिड़ी का इक्का, ईट का इक्का। इक्के को कहा जाता है एस। बाकी पत्ते भी आपको पता ही है इसको क्या कहा जाता होगा। ये बाकी पत्ते हैं, ये किंग है, ये क्वीन है, ये जैक है, 10, 9, 8, 7, 6 छोड़ दिया इसने, 5 को 2 बार डाल दिया, 4, 3, 2 छोड़ दिया इसने, ठीक है, कोई बात नहीं, गलती हो गई। ये होते हैं 52 कार्ड्स। ये वाला जो कार्ड्स होता है इसको कहा जाता है एस। तो इस एस की बात की गई है, तो इस एस का इस सीट में होने का कोई मतलब नहीं है। एक्चुअली में ये एक इडियम क्रिएट करने की कोशिश की गई है जो कि यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। हम इन 4 ऑप्शन में से किसी एक स्ट्रक्चर को उठाना है जो कि सही इडियम हो। एन एस अप हिज हेड, नहीं, ये भी नहीं होता है। एन एस अप हिज स्लीव, स्लीव में एस होता है, ये सही इडियम है।
हिज फॉर्चून भी गलत है, हिज टीथ भी गलत है। मैं आपको इमेज के द्वारा दिखा देता हूं। एंड एस ऑफ हिज स्लीप का क्या मतलब है, ये इस सिनेरियो को रिफर किया जा रहा है कि आपके स्लीप में एक एस है। अब एस ज्यादातर गेम्स में वो कार्ड होता है जो सबसे पावरफुल कार्ड होता है, किंग से भी ज्यादा पावरफुल कार्ड होता है एस, इक्का। तो सबसे पावरफुल कार्ड का आपकी स्लीप में होने का मतलब है कि आपके पास कोई ऐसी नॉलेज है, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है, कोई ऐसी पावर है जो कि आपने छुपा रखी है अपने पास, जिसको आप जरूरत के समय निकालोगे और सिचुएशन को अपने फेवर में कर लोगे। तो यहां से मीनिंग निकल के आता है एन एस ऑफ हिज स्लीप का टू, या फिर a secret knowledge, a secret knowledge, a secret knowledge, information, skill or power that will give you an advantage, give you an advantage। कोई भी ऐसी सीक्रेट पावर या अथॉरिटी या नॉलेज या इंफॉर्मेशन जो आपने छुपा रखी है, जो आपको एडवांटेज देगी जब आपको उसकी जरूरत पड़ेगी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में ब्लैंक को फिल करना है। ब्लैंक को फिल करने के लिए आपको स्टेटमेंट को पढ़ना ही पड़ेगा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर फॉट हार्ड अगेंस्ट, ब्लैंक दिया हुआ है प्रैक्टिसेस व्हिच अफेक्टेड इंडियन सोसाइटी ऑफ हिज टाइम, मोर इविल, मैनी इविल, मोस्ट इविल या ऑल। देखिए यहाँ पर प्रैक्टिसेस जो लिखा है, प्रैक्टिसेस एक नाउन है और उस नाउन के लिए यहाँ पर कोई एडजेक्टिव लगाया गया है एविल। अब उसके लिए क्या डिटर्मिनर आना चाहिए, मोर आना चाहिए, मैनी आना चाहिए, मोस्ट आना चाहिए या ऑल आना चाहिए। हमारा क्वेश्चन ये है कि प्रैक्टिसेस के लिए इस स्टेटमेंट में कौन सा वाला डिटर्मिनर आना चाहिए। प्रैक्टिसेस काउंटेबल नाउन है तो नेचुरल चॉइस तो हमारी मैनी वाली रहेगी। भाई मैनी लगाया जाता है ना एक से ज्यादा को रिफर करने के लिए जब चीजें काउंटेबल हो, लोग या चीजें काउंटेबल हो। मच लगाया जाता है अनकाउंटेबल थिंग्स के लिए। तो यहाँ पर अगर प्रैक्टिसेस काउंटेबल है, प्लूरल लिखा है, तो मैनी ही हमारी नेचुरल चॉइस रहेगी। बाकी ऑप्शंस को देख लेते हैं, मैं बाकी ऑप्शंस को क्यों चूज नहीं करूंगा। देखिए अगर मैं यहाँ पर लिखता हूं पहले ऑप्शन के द्वारा, पहले ऑप्शन के हिसाब से मोर इविल प्रैक्टिसेस, तो प्रैक्टिसेस नाउन हो गया, इविल हो गया इसके लिए एडजेक्टिव। मोर यहाँ पर इविल, मोर कोई कंपैरेटिव नेचर का होता है, मोर यहाँ पर एडवर्ब के फंक्शन में रिफर करें, मोर को हम यहाँ पर एडवर्ब के फंक्शन में यूज करें या डिटरमिनर के फंक्शन में यूज करें, उसके साथ एक कंपैरेटिव सेंस जुड़ा रहेगा। और यहाँ पर हम प्रैक्टिसेस का कंपैरिजन थोड़ी कर रहे हैं कि ये वाली प्रैक्टिसेस ज्यादा इविल है और ये वाली प्रैक्टिसेस उतनी इविल नहीं थी, या ये वाली इविल प्रैक्टिसेस ज्यादा थी, ये वाली इविल प्रैक्टिसेस कम थी। यहाँ पर 1 वर्सेस 1 के कंपैरिजन का सेंस ही नहीं है। तो ना तो आप मोर को एडवर्ब के फंक्शन में लगा सकते हो ना डिटरमिनर के फंक्शन में लगा सकते हो। तो यहाँ पर ये फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन को आप देखोगे, अगर आप लिखते हो मोस्ट इविल प्रैक्टिसेस, तो भी आप दो तरह के इंटरप्रिटेशन होंगे कि सर प्रैक्टिसेस हो गया नाउन, इविल हो गया उसके लिए एडजेक्टिव, और मोस्ट को आप डिटरमिनर भी कंसीडर कर सकते हैं, एडवर्ब भी। अगर एडवर्ब कंसीडर करोगे तो आप ये कह रहे हो कि मोस्ट लगाया गया है इविल को रिफर करने के लिए, और मोस्ट को डिटरमिनर कंसीडर करोगे तो आप कहोगे कि मोस्ट लगाया गया है प्रैक्टिसेस के लिए। दोनों ही इंटरप्रिटेशन गलत हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप मोस्ट को आप एडवर्ब के फंक्शन में यूज कर रहे हो इविल को मॉडिफाई करने के लिए, तो आप ये कह रहे हो कि ये वाली जो प्रैक्टिसेस है ये सबसे ज्यादा इविल है। तो जो इविल नहीं है या जो कम इविल है वो प्रैक्टिसेस कहाँ है स्टेटमेंट में? भाई ये सुपरलेटिव डिग्री का अगर एडवर्ब आप लगाओगे तो भी तो आप एक कंपैरिजन ही कर रहे हो 1 वर्सेस ऑल का, कंपैरिजन का सेंस ही नहीं है। तो मोस्ट को एडवर्ब मानना भी गलत हो जाएगा। मोस्ट को अगर आप डिटरमिनर लगाओगे तो मोस्ट का मतलब होता है ऑलमोस्ट ऑल। जैसे मैं लिख दूं मोस्ट पीपल, यानी कि जितने भी लोग हैं दुनिया में उनमें से मैंने
मोस्ट पीपल को रिफर कर दिया। मोस्ट का मतलब होता है यहाँ पर ऑलमोस्ट ऑल। पीपल यहाँ पर नाउन है, मोस्ट यहाँ पर एडवर्ब नहीं है, वो डिटरमिनर है, और मोस्ट यहाँ पर रिफर कर रहा है ऑलमोस्ट ऑल को, लगभग ऑल पीपल, ऑलमोस्ट ऑल पीपल। तो मोस्ट डिटरमिनर के फंक्शन में ऑलमोस्ट ऑल को रिफर करता है। तो क्या हम ऑलमोस्ट ऑल इविल प्रैक्टिसेस को रिफर करना चाह रहे हैं यहाँ पर? क्या ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने अपने समय की ऑलमोस्ट ऑल प्रैक्टिसेस को, ऑलमोस्ट ऑल इविल प्रैक्टिसेस को एलिमिनेट कर दिया था? नहीं, ऐसा नहीं था। देखिए ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है ये एक फैक्ट है जो कि पास्ट में हो चुका है, ये एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। मैं आपको दिखा देता हूँ। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये है ग्रेट ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र बंदोपाध्याय इनका नाम था, बंदोपाध्याय की जगह विद्यासागर भी यूज कर लिया जाता है। 26 सितंबर 1820 से 29 जुलाई 1891 तक ये रहे, इंडियन एजुकेटर थे, सोशल रिफॉर्मर थे। तो इन्होंने क्या अपने समय की ऑलमोस्ट ऑल प्रैक्टिसेस को एलिमिनेट कर दिया था? फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है ना, तो ऑब्जेक्टिव मीनिंग के हिसाब से उसको सही करो या चूज करो। अपने समय की सारी प्रैक्टिसेस को तो उन्होंने खत्म नहीं किया। एजुकेशन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स थी, एक से ज्यादा थी, उनको उन्होंने सही किया, फॉल्ट किया। ऑल इविल भी गलत हो जाएगा, मैन इविल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का दूसरा, पर जिस वजह से ऑलमोस्ट ऑल को गलत कह रहा हूं उसी वजह से ऑल इविल भी गलत हो गया, तो दूसरे ऑप्शन को चूज करेगा। क्वेश्चन नंबर 11, यहां हमें बताना है एविडेंट का एंटोनियम। देखिए एविडेंट का मतलब है जिसको आसानी से देखा जा सके, इजी टू सी एंड या और अंडरस्टैंड, जिसको आसानी से देखा जा सके, या जो आसानी से दिख जाए, या जो आसानी से समझ में आ जाए, नोटिस में आ जाए, एकदम क्लियर हो, ऑब्वियस हो, उसको कह देते हैं एविडेंट। एविडेंट के अगर मैं सिनोनियम लिखाने की कोशिश करूं तो एविडेंट का सबसे पहला सिनोनियम हो जाएगा क्लियर, जो कि क्लियर हो, आसानी से दिख जाए, आसानी से समझ में आ जाए, या फिर ऑब्वियस, या फिर नोटिसेबल, या फिर विजिबल, या फिर मैनिफेस्ट, या फिर अपैरेंट। ये सारे के सारे जो है एविडेंट के सिनोनियम है। तो विजिबल तो सिनोनियम ही हो रहा है, हमें एंटोनियम बताना है। हिडन, जो सीक्रेट हो, जो आसानी से ना दिखे, आसानी से विजिबल ना हो, एकदम से नोटिस न किया सके, तो एविडेंट का सही एंटोनियम हो जाएगा हिडन। प्रोफ्यूज, करेक्ट तो होगा ही नहीं, करेक्ट तो अलग ही कंटेक्स्ट का वर्ड है, प्रोफ्यूज भी बहुत अलग कंटेक्स्ट का वर्ड है। प्रोफ्यूज भी एक एडजेक्टिव है, और प्रोफ्यूज का मतलब होता है अबंडेंट या फिर एक्सेसिव या फिर प्लेंटीफुल। एक्चुअली में प्रोफ्यूज का मतलब होता है गिवन इन अ लार्ज अमाउंट, लार्ज नंबर और अमाउंट। कुछ भी आप मेरे पास कुछ लेने आए, आप मेरे पास कुछ लेने आए, मैंने आपको बहुत सारा उठाकर दे दिया, लार्ज नंबर में या लार्ज अमाउंट में उठाकर मैंने आपको कुछ दे दिया, तो उस क्वांटिटी को कहेंगे प्रोफ्यूज, जो बहुत अबंडेंट है, एक्सेसिव है, प्लेंटीफुल है। क्वेश्चन नंबर 11 का थर्ड ऑप्शन हो गया। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड को करेक्ट करना है। लैब्राडोर्स आर जेंटल डोसाइल डॉग्स। देखिए लैब्राडोर्स की सही स्पेलिंग लिखी है, जेंटल की सही लिखी है, डोसाइल गलत लिखा है। लैब्राडोर एक तरह के डॉग्स होते हैं जो कि बहुत ज्यादा डोसाइल होते हैं। डोसाइल की सही स्पेलिंग है DOCILE, तो दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। लैब्राडोर में आपको दिखा देता हूँ, लैब्राडोर, ये वाले डॉग्स को लैब्राडोर कहा जाता है, बहुत ही ज्यादा डोसाइल होता है। डोसाइल का मतलब ओबीडियंट, आप जैसा कहें वो वैसा मान ले, जो कि एकदम से कंट्रोल में आ जाए, उनको परसुएट करना आसान हो, उनको इन्फ्लुएंस करना आसान हो, जो कि अमेनेबल हो, मैलेबल हो, सबमिसिव हो। तो लैब्राडोर जो है ओबीडियंट यानी कि डोसाइल डॉग होते हैं, उनको ट्रेन कर दिया जाता है, आसानी से ट्रेन हो जाते हैं, फिर आप उनसे कुछ भी करवा लो कर देंगे। देखो पानी में से बोतल निकाल के ला रहे हैं, पता नहीं क्या क्या निकाल के ला रहे हैं, इसने ट्रेन किया और फिर पानी में से सामान निकाल के ला रहा है। डोसाइल, डोसाइल का मतलब हो जाएगा इजी टू इन्फ्लुएंस, परसुएड और कंट्रोल।
डोसाइल के अगर सिनोनियम लिखाने की बात करूं तो डोसाइल का सिनोनियम हो जाएगा ओबीडियंट, सबमिसिव, सबमिसिव, अमेनेबल, मैलिएबल, etc। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। इस स्टेटमेंट को लिखा हुआ आइडेंटिफाई हाउ यू विल आस्क एवरीवन, ये यू पता नहीं दोबारा क्यों लिखा है, हाउ विल यू आस्क पता नहीं दोबारा क्यों लिखा है यहाँ पर यू, ये गलत लिख दिया। आइडेंटिफाइड हाउ, एक्चुअली में ये वाला यू गलत लिखा हुआ है इंटरोगेटिव में। आइडेंटिफाइड हाउ यू विल आस्क everyone if the sweets will be delivered by Jack today in active voice, if the sweets will be delivered by Jack today। देखिए सबसे पहली बात तो यहाँ पर ask verb का यूज हुआ है, इसका मतलब ये जो इंफॉर्मेशन लिखी गई है ये एक क्वेश्चन होगा, ये एक क्वेश्चन होगा डायरेक्ट स्टेटमेंट पे, डायरेक्ट स्पीच में। चूंकि इनडायरेक्ट लिखा गया है तो इफ लगा के, इफ या वेदर लगा के लिख देते हैं ना क्वेश्चंस को, तो इफ लगाकर एक क्वेश्चंस को लिखा गया। तो जब आप इतने स्टेटमेंट को या इतनी क्लोज को, जो कि एक्चुअली में इंटरोगेटिव क्लोज है, यहां पर असर्टिव में लिखी गई है क्योंकि इनडायरेक्ट स्पीच है, जब आप इतनी क्लोज को एक्टिव फॉर्म में लेके आओगे तो उस इंटरोगेशन सेंस को कन्वे करने के लिए इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर आपको चाहिए। तो यहां तो वो इंटरोगेशन सेंस कन्वे हो गया आस्क वर्ब के द्वारा, लेकिन अब उस इंटरोगेटिव सेंस को, उस इंटरोगेशन को कन्वे करने के लिए आपको इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर चाहिए। तो असर्टिव स्ट्रक्चर को तो ऐसे ही हटा दो, यहाँ पर विल लगा हुआ है यानी कि फ्यूचर तो हमें चाहिए, यहाँ पर तो प्रेजेंट यूज कर दिया, इसको ऐसे ही हटा दो। अब आपको देखना है कि एक्टिव फॉर्म कौन सी है। एक्टिव फॉर्म हो गई विल जैक डिलीवर, यहाँ पर तो टेंस ही चेंज कर दिया, तो यहाँ पर फ्यूचर इंडेफिनिट की बात हो रही थी, विल बी डिलीवर्ड, यहाँ आप फ्यूचर कंटिन्यूअस में ले गए तो टेंस तो चेंज करना ही नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन हो गया 13 का फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 14, ब्लैंक को फिल करना था। यंग वन ऑफ अ लॉयन इज कॉल्ड अ, लॉयन का जो यंग वन होता है, यंग वन मतलब चाइल्ड, यंग वन या यंग कहा जाता है या यंगर कहा जाता है चाइल्ड को, ठीक है। लॉयन के बच्चे को क्या कहा जाता है? चिक, कब, कोल्ट, काफ। मैं दिखा देता हूं आपको चिक क्या होते हैं। ये मुर्गी है, ये उसके बच्चे हैं, इनको कहा जाता है चिक, ये छोटे छोटे, ये है चिक, वो हैन और ये उसके बच्चे। ये होता है कब, लॉयन के बच्चे को कहा जाता है कब, CUB। फिर उसके बाद हॉर्स के, घोड़े के बच्चों को कहा जाता है कॉल्ट, गाय के बच्चों को कहा जाता है काफ, CALF। तो आपको कौन सा वाला लगाना था? ये वाला, तो ये का है दूसरा ऑप्शन में। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। ठीक है, अंडरलाइन सेगमेंट का सब्स्टिट्यूट बताना है क्या होगा। द पीजेंट्स वर्क्ड ऑन द होल डे इन द फील्ड्स एंड स्टॉप्ड वर्किंग इन द इवनिंग एंड वेंट टू द होम्स। स्टॉप्ड वर्किंग, कॉल इट अ डे, पुट आइस ऑन इट, गिव इट अ विल, गेव इट अ विल, एंड फोर्थ ऑप्शन में रन अराउंड इन सर्किल। मतलब चारों ऑप्शंस में 4 इडियम आपको लिख के दिए गए हैं और उनमें से किसी एक इडियम का मीनिंग है स्टॉप्ड वर्किंग, उस इडियम को छांटना है। तो वो इडियम होता है टू कॉल इट अ डे। ऐसा सीधे काफी बार पूछा है ये इडियम, जिसने प्रीवियस ईयर की वोकैब का रट्टा मारा होगा उसे पता होगा। कॉल इट अ डे का मतलब क्या होता है? कॉल इट ए डे का मतलब होता है टू स्टॉप वर्किंग। आप थक गए हो, आपने बहुत काम, आज का जितना काम करना था वो कर दिया आपने, या आप बहुत ज्यादा थक गए हो काम करते करते, आप क्या कहते हो? यार बस आज का दिन हो गया, आज के दिन का काम हो गया, अब छोड़ो, अब कल करेंगे। तो आपने उस काम को, इट यहाँ पर रिफर कर रहा है काम को, आपने उस काम को एक दिन का काम बोल दिया। अ डे मतलब अ डेज वर्क। टू कॉल इट अ डे का मतलब हो जाएगा टू स्टॉप वर्किंग।
usually because you have done enough or are tired। आप थक गए हो, थक चुके हो, या जितना करना था आपने कर दिया उतना था। इसको कहते हैं टू कॉल इट ए डे। तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन। बाकी इडियम्स के मीनिंग समझ लेते हैं। टू पुट आइज ऑन इट। देखिए, टू पुट आइज ऑन इट का लिटरल मीनिंग है, अगर आपको कोई इंजरी हो जाए, आपको कोई कहीं पर चोट लग जाए, गुम चोट, जहां पर आपको स्वेलिंग हो, तो आप वहां पर आइस को रब करते हो, आइस को रखते हो स्वेलिंग को, उस पेन को कम करने के लिए। ये पुट आइस ऑन इट का लिटरल मीनिंग है। इट यहां पर रिफर कर रहा है आपके किसी भी बॉडी पार्ट को, कि अपने बॉडी पार्ट पर आपने आइस को रख लिया। पुट आइस ऑन इट का मेटाफोरिकल सेंस में मीनिंग हो जाता है टू काम डाउन। इट यहां पर रिफर कर रहा है किसी इशू को, किसी प्रॉब्लम को, जिसकी वजह से आपको गुस्सा आ रहा हो, तो आपसे कहा जा रहा है पुट आइस ऑन इट। ये जो भी मैटर है इसको ठंडा कर दो, इसको शांत कर दो। टू काम डाउन या टू कूल डाउन, टू कूल डाउन या टू लेट इट गो। जाने दो यार, इसको छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं यार, होगी कोई हो, चलो हो गया, छोड़ो यार, इसको जाने दो, ठंडे बस्ते में डाल दो, कह देते हैं। तो ये होता है टू पुट आइस ऑन इट, किसी मैटर पर, किसी इशू पर, किसी प्रॉब्लम पर, जिसकी वजह से आपको एंगर आ रहा हो, फ्रस्ट्रेशन हो रही हो, उसको जाने देना, उसको काम डाउन कर देना, उसको कूल डाउन कर देना। तो दो मीनिंग इसके निकल के आते हैं। एक लिटरल मीनिंग तो यही हो गया, और दूसरा मीनिंग ये हो गया मेटाफोरिकल सेंस में, टू गिव इट अ विल। देखिए, ये जो विल है ना, मेरे घर में एक वॉशिंग मशीन है विलपूल कंपनी की एक वॉशिंग मशीन है। यहां से मुझे पता चला कि जो वॉशिंग मशीन है, इसने अपनी कंपनी का नाम, अपनी वॉशिंग मशीन का नाम विलपूल क्यों रखा होगा। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है विलपूल 8 kg 5 स्टार इन्वर्टर फ्रंट लोड फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन विद इनबिल्ट हीटर। तो विल का क्या सेंस होगा यहाँ पर, यानी कि एक ऐसा पूल, विलपूल का मतलब एक ऐसा पूल जो कि स्पिन करता है, जो कि रोटेट करता है कपड़ों को साफ करने के लिए। यहां से मुझे समझ में आया कि विल का मतलब है टू स्पिन और टू रोटेट। यहां से मुझे समझ में आया कि विल का ये मतलब है। ये तब जब वर्ब हो। विल का मतलब है अ स्पिनिंग मूवमेंट, अ स्पिनिंग मूवमेंट। या मेटाफोरिकल सेंस में विल का मतलब हो जाएगा अ सिचुएशन फुल ऑफ एक्टिविटी, फुल ऑफ एक्टिविटी। जिस सिचुएशन में बहुत ज्यादा एक्टिविटीज हो रही हो, कभी कुछ हो रहा हो, कभी कुछ हो रहा हो, उस सिचुएशन को विल कह देते हैं। 19th 20th सेंचुरी में, 19वीं या 20वीं शताब्दी में किसी भी थिंग को, किसी भी इंस्ट्रूमेंट को, ऑब्जेक्ट को चेक करने के लिए कि ये काम करेगा या नहीं करेगा, ये कहा जाता था कि इसको घुमा के देखो, इसको स्पिन करके देखो, इसको विल करके देखो। तो वहां से विल का एक और सेंस डेवलप हुआ मेटाफोरिकल सेंस में। विल का मतलब हो गया ट्राई या अटेम्प्ट। क्या कह रहा हूं मैं, 19वीं या 20वीं शताब्दी में कोई भी व्यक्ति बाजार से किसी इंस्ट्रूमेंट को, किसी डिवाइस को खरीद के लाता था, तो ये कहा जाता था कि इसको घुमा के देखो, इसको स्पिन करके देखो, इसको विल करके देखो। तो वहां से विल का एक सेंस, मेटाफोरिकल सेंस डेवलप हो गया। वहां से विल का मतलब हो गया ट्राई या अटेम्प्ट। और यहां से ये इडियम ओरिजिनेट होता है इसी समय से, 19वीं या 20वीं शताब्दी से। टू गिव इट अ विल का मतलब हो जाएगा टू गिव समथिंग अ ट्राई, टू गिव समथिंग अ ट्राई, टू गिव समथिंग अ ट्राई। आपकी कोई स्कीम है, आपकी कोई पॉलिसी है, आपका कोई आइडिया है, आप उसको ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं कि इसको एग्जीक्यूट करके देखो ये काम करेगा या नहीं करेगा, तो आप कहते हैं टू गिव इट अ विल। टू मूव अराउंड इन सर्किल। देखिए, आप इस पर्सन को देखिए, कार्टून है जो भी है, ये सर्किल में मूव कर रहा है। यहां से स्टार्ट कर रहा है, चलेगा, घूम घाम के फिर यहां आ जाएगा। एक्चुअली में मेहनत तो बहुत कर रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो इसका जीरो है। जहां से स्टार्ट कर रहा है वहीं आकर खत्म कर देता है।
मतलब ये बहुत ज्यादा एफर्ट लगाने के बाद भी, बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद भी, बहुत ज्यादा एक्टिव होने के बाद भी कोई रियल सक्सेस प्राप्त नहीं कर रहा, कोई इसकी रियल वाकई में रियल गेन इसका जीरो है। तो जहां से चल रहा है वहीं पे पहुंच जा रहा है बार बार मेहनत करके। तो टू मूव अराउंड इन सर्किल का मतलब है टू वेस्ट टाइम और एफर्ट with making no real सक्सेस या प्रोग्रेस। अपने टाइम को, अपने एफर्ट्स को वेस्ट कर देना और कोई रियल सक्सेस जो है प्राप्त ना करना, विद मेकिंग नो रियल सक्सेस। या फिर इसका एक और मतलब हो जाएगा, सिमिलर मीनिंग लिखवा रहा हूं अलग शब्दों में, टू बी वेरी एक्टिव but without making real progress। मतलब एक्टिव तो बहुत है, काम तो बहुत कर रहा है, मेहनत तो बहुत कर रहा है, लेकिन प्रोग्रेस कुछ नहीं है, जहां से चल रहा है वहीं आ जा रहा है मेहनत करके बार बार। ये हो गया इनके मतलब। तो क्वालिटेड है आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 16 में आपसे पूछा गया है नर्वस का एंटोनियम। देखिए नर्वस का मतलब होता है वरीड, अनेक्सियस, वरीड और अनेक्सियस। क्या हो जाएगा इसका एंटोनियम? शेकी, करेजियस, कैजुअल, हेजिटेंट। नर्वस में वो वरीड है, करेजियस हो जाएगा। करेजियस का मतलब क्या है? हैविंग और शोइंग करेज, हैविंग और शोइंग करेज। करेज का मतलब क्या है? करेज का मतलब है एबिलिटी, किसी भी सिचुएशन को, किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन को फेस करने की, किसी पेनफुल सिचुएशन को फेस करने की एबिलिटी, किसी भी प्रॉब्लम को, किसी भी पेन को फेस करने की एबिलिटी। मैं लिखवा देता हूं, करेज का मतलब है द एबिलिटी टू फेस फियर, डेंजर, पेन और डिफिकल्ट सिचुएशन। तो जिस पर्सन में ये एबिलिटी होगी उसी पर्सन को कहा जाता है करेजियस। तो नर्वस का मतलब वरीड है, परेशान है, चिंता में। यहाँ पे वो एकदम कॉन्फिडेंट है क्योंकि उसके पास करेज है। तो ये हो जाएगा इसका थर्ड ऑप्शन, इसका डायरेक्ट एंटोनियम। सेकी का मतलब क्या होता है? कैजुअल का मतलब क्या होता है? हेजिटेंट का मतलब क्या होता है? देखिए कैजुअल का मतलब होता है नॉट फॉर्मल या नॉट रेगुलर। यहां पर लिखा देता हूं कैजुअल का मीनिंग। कैजुअल एडजेक्टिव ही है और कैजुअल का मतलब है नॉट फॉर्मल। फॉर्मल मतलब जो एक फॉर्मल बना है फॉर्म से। फॉर्म का मतलब एक पैटर्न, एक स्टैंडर्ड। जैसे कि मैंने अभी जो टी शर्ट पहनी है कैजुअल है, कैजुअल टी शर्ट है, किसी पैटर्न के, किसी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग थोड़ी है। लेकिन अगर मैं किसी इंस्टीट्यूशन में पढ़ाने जाऊं, उस इंस्टीट्यूशन की एक ड्रेस हो, एक यूनिफॉर्म हो कि आपको यही पहन के आना है, तो मुझे वहां पर उनकी ड्रेस कोड के हिसाब से उस ड्रेस को, उस कपड़े को पहनना पड़ेगा। शर्ट है, टी शर्ट है, जो भी है उनकी। तो वो जो कपड़ा मैंने पहना, शर्ट या टी शर्ट पहनी, वो एक फॉर्म के अकॉर्डिंग है, वो एक पैटर्न के, वो एक स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है, तो उसको कहते हैं फॉर्मल। नॉट फॉर्मल, जैसे मैं लिख दूं कैजुअल क्लॉथ्स, कैजुअल क्लॉथ्स। या फिर कैजुअल का मतलब हो जाएगा नॉट रेगुलर, जो रोज नहीं होता। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिख दिया कैजुअल सेक्स, कभी कभार कर लिया, महीने 2-4 महीने में एक आध बार, कुछ पता नहीं कब होना है, तो उसको कह देंगे कैजुअल सेक्स, जो रेगुलर ना हो। हेजिटेंट का क्या मतलब होता है? हेजिटेंट का मतलब कोई भी ऐसा पर्सन जो स्लो हो, जो काम न कर पा रहा हो, जो कि अनश्योर हो, करूं ना करूं। यही लिखवा देता हूं उसका मीनिंग, अनश्योर, स्लो, नॉट एबल टू डू, या टू नॉट एबल टू डिसाइड व्हाट टू डू। ऐसे पर्सन को हेजिटेंट पर्सन कहते हैं। सेकी का क्या मतलब होता है? देखिए सेक
सेक ही बना है सेक से। सेक का मतलब आपको पता है, जब आप किसी से हैंड शेक करते हैं तो क्या करते हैं, आप उसके हाथ को पकड़कर ऊपर नीचे हिलाते हैं। तो सेक का मतलब है ऊपर नीचे या दाएं बाएं हिलाना। जब आप किसी दुकान पर जाते हैं, उससे बोलते हैं चॉकलेट शेक ले आओ, बनाना शेक ले आओ, तो वो क्या करता है, दूध में बनाना को डालकर या पपाया को डालकर या जिसका भी शेक आपने मांगा है वो हिला देता है। तो शेक का मतलब होता है हिलाना। सेक से बना है सेकी, SHAKY। तो सेकी का एक मतलब तो यही हो गया, मूविंग, मूविंग मूविंग अप डाउन और साइड बाय साइड, मतलब दाएं बाएं हिल रहा हो, साइड बाय साइड हिल रहा हो या अप डाउन हिल रहा हो, उसको आप सेकी कह दोगे। अब जो हिल रहा है इसका मतलब वो फर्म नहीं है, वो फिक्स नहीं है। तो सेकी का मतलब हो जाएगा नॉट फर्म, फिक्स्ड। अच्छा, सेक का एक मतलब और हो जाता है, सेक का मतलब टू अपसेट। अगर आप किसी पर्सन से मिले और आपने उस पर्सन को सेक कर दिया, मतलब हिला दिया, तो आपने उसको क्या कर दिया, अपसेट कर दिया। आपने कुछ ऐसा कह दिया या आपने उससे मिलकर कुछ ऐसा कर दिया कि वो हिल गया। कहते नहीं है यार उसने तो पता नहीं क्या कहा, उसने क्या किया, उसने हिला दिया यार, मुझे हिला के रख दिया, यानी कि उसने मुझे अपसेट कर दिया। तो यहां से सेकी का एक मतलब हो जाता है अपसेटिंग। और मेरे ख्याल से इसी मीनिंग को यूज करते हुए, सेकी के इस अपसेटिंग वाले मीनिंग को ही यूज करते हुए उसने ये वर्ड उठा के यहां रखा होगा कि बच्चा कंफ्यूज करे। तो 16 का सही ऑप्शन हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। आगे चलते हैं 17। इमर्स का सिनोनियम बताना। देखिए, इमर्स का मतलब है कुछ भी उठाकर कंप्लीटली किसी लिक्विड, यानी कि वाटर हो, कोई सा भी लिक्विड हो, उसके सरफेस के नीचे रख देना। टू पुट समथिंग अंडर द सरफेस ऑफ ए लिक्विड, टू पुट समथिंग अंडर द सरफेस ऑफ अ लिक्विड। बाल्टी भरी हुई है, बाल्टी में पानी भरा हुआ है, आप क्या करते हो, आपका जो भी कपड़ा है उस कपड़े को उठा के क्या करते हो, इस सरफेस के, वाटर की जो सरफेस है उसके नीचे रख देते हो। तो आपने क्या किया, उस कपड़े को इमर्स कर दिया। ये होता है इमर्स करना, डुबो देना पूरी तरह से, कंप्लीटली। एक मतलब हो जाता है इमर्स का। इमर्स का मतलब हो जाता है टू इन्वॉल्व, टू इन्वॉल्व समवन कंप्लीटली इन एन एक्टिविटी। किसी एक्टिविटी में किसी को इमर्स कर देना। मुझे परेशान मत करो, मैं काम में डूबा हुआ हूं, कहते हुए पाए जाते हैं ना। मुझे कॉल मत करो यार, मैं तो बहुत बुरी तरह से काम में डूबा हुआ हूं। काम में डूब जाना, इमर्स कर देना होता है। तो यहां से इसका सिनोनिम हो जाएगा इन्वॉल्व, टू इन्वॉल्व समवन कंप्लीटली इन एन एक्टिविटी। इमर्ज का मतलब क्या होता है, डिस्टेंट का मतलब क्या होता है, समझ लेते हैं। इमर्ज का मतलब होता है टू appear by coming out, by coming out of something। किसी भी चीज से बाहर निकलकर आकर, किसी भी चीज से बाहर निकल के आकर दिख जाना, appear हो जाना। यह इमर्ज का एक मतलब हो जाएगा टू बिकम नोन। अनकवर का मतलब आपको पता है, कोई चीज कवर है उसको आपने अनकवर कर दिया। डिस्टेंट होता है एडजेक्टिव, डिस्टेंट तो वर्ब है भी नहीं, बाकी सब वर्ब है। डिस्टेंट का मतलब होता है फार अवे इन स्पेस और टाइम। कोई भी ऐसी चीज जो स्पेस की रिस्पेक्ट में, डिस्टेंस की रिस्पेक्ट में आपसे दूर हो, आप उसको कह देंगे डिस्टेंट। या कोई भी ऐसा इवेंट जो समय के, टाइम के रिस्पेक्ट में दूर हो, यानी कि बहुत समय बाद होने वाला हो, उसको आप कह देंगे डिस्टेंट। फार अवे इन स्पेस और टाइम। या फिर डिस्टेंट का मतलब हो जाएगा कोई ऐसा रिलेशन जिसमें जो भी आपका रिलेटिव है, फ्रेंड है, वो क्लोजली रिलेटेड ना हो। यार जानते तो हूं लेकिन दूर के रिश्तेदार हैं, तो क्या है, डिस्टेंट रिलेटिव है, डिस्टेंट रिलेटिव, नॉट क्लोजली रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं।
हिंडर, हिंडर का मतलब है टू लिमिट द एबिलिटी ऑफ समवन टू डू समथिंग। मेरी जो एबिलिटी है कि मैं ये कर सकता हूं, मेरी हेल्थ प्रॉब्लम ने, किसी भी चीज ने उस एबिलिटी को अगर लिमिट कर दिया, उस पर सीमा लगा दी, तो उस हेल्थ प्रॉब्लम ने, किसी भी सिचुएशन ने, किसी फैक्टर ने मेरी एबिलिटी को हिंडर कर दिया। हिंडर का मतलब है टू लिमिट द एबिलिटी टू डू समथिंग, द एबिलिटी ऑफ समवन टू डू समथिंग। भाई मैं 4 घंटे दिन में पढ़ा सकता हूं, लेकिन मुझे कोई हेल्थ प्रॉब्लम हो गई, उस हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से मैं 4 घंटे ना पढ़ा के 2 घंटे पढ़ा पा रहा हूं, तो उस हेल्थ प्रॉब्लम ने मेरी एबिलिटी को लिमिट तो कर दिया, यानी कि उसने मुझे क्या कर दिया, हिंडर कर दिया, रोक दिया। या फिर हिंडर का मतलब हो जाएगा टू लिमिट द डेवलपमेंट ऑफ समथिंग। कोई चीज डेवलपमेंट हो रही है, उसके डेवलपमेंट को लिमिट कर देना, डेवलपमेंट ऑफ समथिंग। क्या बताना है, एंटोनियम बताना है इसका। मॉनिटर हो जाएगा, डोमेस्टिकेट हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा, एड हो जाएगा। नहीं, देखिए एड जो वर्ब है इसका मतलब है टू हेल्प। तो यहां पर हिंडर में आप लिमिट कर रहे हैं। हिंडर जो वर्ब है, हिंडर वर्ब के द्वारा किसी भी चीज को लिमिट किया जा रहा है, एबिलिटी को या किसी के डेवलपमेंट को लिमिट किया जा रहा है। यहां पर आप हेल्प कर रहे हैं। कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा है, आपने उसको एड कर दिया, आपने उसकी हेल्प कर दिया, आपने उसको सपोर्ट कर दिया उस काम को करने में। तो हिंडर का डायरेक्ट एंटोनियम है एड। एड का मतलब टू सपोर्ट समवन टू डू समथिंग, टू सपोर्ट समवन टू डू समथिंग, टू डू समथिंग। ये इसका डायरेक्ट एंटोनियम है। बाकी के वर्ड समझ लेते हैं। एक वर्ड आया मॉनिटर। फोर्स का मतलब तो आपको पता ही है। मॉनिटर का मतलब क्या होता है, डोमेस्टिकेट का क्या मतलब होता है। देखिए मॉनिटर, आपके घर में, जिनके घर में कंप्यूटर होगा उनको पता होगा कि ये वाला जो पार्ट होता है, स्क्रीन, इसको बोलते हैं मॉनिटर। ये कीबोर्ड हो गया, ये माउस हो गया, ये सीपीयू हो गया, तो इसको कहा जाता है मॉनिटर। मॉनिटर मतलब वो डिवाइस जो कि आपको दिखाती है कि क्या चल रहा है। फिर एक मॉनिटर आपने ये सुना होगा, मास्टर साहब क्लास में एक बच्चे को, एक बच्ची को मॉनिटर बना देते थे। क्यों बनाते थे? ताकि उनकी एब्सेंस में वो ध्यान रख सके कि क्लास में चल क्या रहा है। बच्चों को वो कुछ पढ़ने के लिए दे गए हैं और अपना चले गए बाहर कुछ किसी काम से, तो मॉनिटर को खड़ा कर गए कि देखो ये सारे के सारे बच्चे पढ़ रहे हैं या बात कर रहे हैं। तो मॉनिटर का मतलब है एक ऐसा पर्सन जो किसी भी सिचुएशन को वॉच करे, चेक करे, नोटिस करे, उसके बारे में कुछ फाइंड आउट करने के लिए। इसी मीनिंग में ये वर्ब भी हो जाती है। मॉनिटर का मतलब हो जाएगा, जब वर्ब होगी, मॉनिटर ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब होगी, इसका मतलब हो जाएगा टू वॉच, चेक और नोटिस पर्टिकुलर सिचुएशन, for a period of time, in order to find something about it। जो ऐसा करेगा वो मॉनिटर हो गया। अलग अलग तरह के मॉनिटर बन जाते हैं, क्लास में बड़ा परेशान करते हैं, नाम लिख देते थे बोर्ड पे, शैतानी करो तो। फिर एक वर्ड आया है डोमेस्टिकेट। देखिए डोमेस्टिकेट वर्ड डोमेस्टिक से बना है। डोमेस्टिक, DOMESTIC, डोमेस्टिक एडजेक्टिव है। और डोमेस्टिक का मतलब है रिलेटेड टू होम। कोई भी ऐसी चीज जो आपके होम से रिलेटेड हो, रिलेटेड टू होम, उसको कहा जाता है डोमेस्टिक। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लिखा मैंने डोमेस्टिक वायलेंस, डोमेस्टिक वायलेंस। या जैसे मैंने लिखा डोमेस्टिक वर्कर, एक ऐसा वर्कर जो घर में ही काम करता हो। जैसे वुमेन्स को, जो वुमेन बाहर पेड जॉब नहीं करती हैं, वो घर में क्या काम करती है, डोमेस्टिक वर्क करती है। जो वुमेन, जो औरतें, जो आदमी बाहर पेड जॉब नहीं करते हैं, वो घर में घर का काम करते हैं, डोमेस्टिक वर्क करते हैं, तो उनको कहा जाता है डोमेस्टिक वर्कर।
और फैमिली रिलेटेड जो फैमिली में वायलेंस होता है, घर में जो वायलेंस होता है, उसको कहते हैं डोमेस्टिक वायलेंस। तो ये तो बहुत ज्यादा सुने जाने वाले, पढ़े जाने वाले वर्ड हैं। या फिर डोमेस्टिक का मतलब होता है रिलेटेड टू होम कंट्री, रिलेटेड टू होम कंट्री, होम कंट्री। जैसे एक टर्म आपने पढ़ी होगी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि जीडीपी। इंडिया की जीडीपी इतनी हो गई, इंडिया जीडीपी के हिसाब से इस स्थान पे पहुंच गया, ये आप सुनते रहते होंगे। या जैसे एक टर्म आपने सुनी होगी डोमेस्टिक एयरलाइन, डोमेस्टिक एयरलाइन मतलब एक ऐसी एयरलाइन जो कि डोमेस्टिक यानी कि देश देश में काम करती है, उसको कहते हैं डोमेस्टिक एयरलाइन। तो डोमेस्टिक से बना है डोमेस्टिकेट। डोमेस्टिकेट का मतलब है, डोमेस्टिकेट एक वर्ब हो गई, डोमेस्टिकेट का मतलब है किसी भी थिंग को, किसी भी एनिमल को कंट्रोल करके इस फॉर्म में, इस सिचुएशन में ले आना कि वो डोमेस्टिक पर्पस के लिए इस्तेमाल की जा सके, होम यूज के लिए इस्तेमाल की जा सके, इंसानों के साथ वो रह सके। आपने डोमेस्टिकेशन की हिस्ट्री को अगर आपने पढ़ा हो तो डोमेस्टिकेशन में आपने पढ़ा होगा कि इंसान पिछले काफी समय में, पिछले कई सैकड़ों हजारों सालों में अलग अलग तरह के जानवरों को जो कि जंगल में रहते थे उनको पकड़ के लाया, उनको कंट्रोल किया, उनको टेम किया, उनको ह्यूमन कंट्रोल में लाके उनको उस सिचुएशन में लाया गया ताकि वो होम यूज के लिए, किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए यूज किया सके, यानी कि उनको डोमेस्टिकेट किया गया। जंगल में रहते थे वो सारे के सारे, उनको उठाकर घर ले आए, उनको पाला, उनको कंट्रोल किया, उनको दूध निकालना शुरू कर दिया, भेड़ों से ऊन निकालने शुरू कर दिए। तो डोमेस्टिकेशन ही तो है एनिमल्स का। ये वो एनिमल्स है जिनका यूजुअली बहुत ज्यादा डोमेस्टिकेशन किया जाता है। गाय है, डॉग है, पहले तो सब ये जंगली हुआ करते थे, इनको उठा के लाया गया, इनको ट्रेन किया गया, इनको डेवलप किया गया, ह्यूमन कंट्रोल में लाया गया, इनका डोमेस्टिकेशन हुआ, इनको कहा जाएगा डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स। तो ये हो गया डोमेस्टिकेट का मतलब। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। आई हैड गॉन टू सिलीगुड़ी बिफोर आई गो टू रायगंज। टेंस रिलेटेड प्रॉब्लम है, समझ लेते हैं कैसे होगी। देखिए यहाँ पर पास्ट परफेक्ट तो यूज किया गया मेन क्लोज में, और सबऑर्डिनेट क्लोज में जो कि एक टाइम क्लोज है वहां पर लगाई गई है प्रेजेंट। गो तो प्रेजेंट ही है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये जो मिसमैच हो रहा है कि जो टाइम क्लोज है उसमें हमने जो क्लोज लगाई है वो प्रेजेंट की क्लोज है, और ये है यहाँ पर फ्यूचर, सॉरी पास्ट परफेक्ट। समझ लेते हैं, ये हमारी टाइमलाइन है, ये वो पॉइंट है जब हमने इस सेंटेंस को किसी से कहा, रिपोर्ट किया, और यही बाय डिफॉल्ट प्रेजेंट का टाइम होता है। अब हमारी जो मेन क्लोज है वो ये कह रही है कि ये वाला काम, सिलीगुड़ी जाने वाला काम पास्ट में कंप्लीट हो गया। पास्ट के किसी पॉइंट पर शुरू हुआ होगा, कहीं भी चला होगा थोड़ी देर के लिए, लेकिन पास्ट के किसी पॉइंट पर कंप्लीट हो गया। यहां पर हैड गॉन टू सिलीगुड़ी, पास्ट के किसी पॉइंट पर कंप्लीट हो गया। और ये हुआ कब है? ये इस रायगंज वाले काम से पहले हुआ है, तो रायगंज वाला काम भी पास्ट में हुआ होगा, लेकिन सिलीगुड़ी जाने वाले काम के बाद में हुआ होगा, यानी कि ये हो गया गो टू रायगंज वाला काम। अब ये हुआ तो पास्ट में है ना, यहाँ पर गो क्यों लगा रहे हो, वेंट लगाओ। भाई ये जो पास्ट के दो अलग अलग टाइम में या अलग अलग टाइम सीक्वेंस में होने वाले दो एक्शन होते हैं, इनमें पहले वाले को बनाते हैं पास्ट परफेक्ट में, दूसरे वाले को बनाते हैं पास्ट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट में। तो यहाँ पर गो की जगह हो जाना चाहिए वेंट, थर्ड ऑप्शन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट बताना है, अ पर्सन हु किल्स समबडी स्पेशली फॉर पॉलिटिकल रीजन। देखिए क्रिमिनल का मतलब है जिसने कोई भी क्राइम किया हो। क्रिमिनल एक अम्ब्रेला टर्म है, क्रिमिनल ये नहीं बताती कि कौन सा वाला क्राइम किया है। मैंने किसी को अब्यूज कर दी ऑनलाइन, वो भी एक तरह का क्राइम है, तो मैं क्रिमिनल हुआ। मैंने किसी को जान से मार दिया, वो भी एक तरह का क्राइम है। मैंने चोरी कर ली, वो भी एक तरह का क्राइम है, मैं क्रिमिनल हुआ। तो क्रिमिनल तो एक अम्ब्रेला टर्म है, और क्रिमिनल का मतलब हुआ है वो पर्सन जिसने कोई भी क्राइम किया हो।
यहाँ पे हम एक स्पेसिफिक क्राइम की बात कर रहे हैं और वो स्पेसिफिक क्राइम है किसी पर्सन को पॉलिटिकल रीजन से, स्पेशली पॉलिटिकल रीजन से किसी पर्सन को मार देना। तो ऐसा पर्सन जो स्पेसिफिकली पॉलिटिकल रीजंस की वजह से किसी दूसरे पर्सन को मार दे उसको कहा जाता है असैसिन। मैं दिखाने वाला हूं इमेजेस के द्वारा मॉन्स्टर क्या होता है। मॉन्स्टर होता है एक ऐसा बड़ा सा, ये हल्क का फोटो है, ये भी वहां पर कोई मॉन्स्टर होगा, किसी मूवी का उठा के मैंने लगा दिया गूगल से ढूंढ के। मॉन्स्टर का मतलब होता है वेरी लार्ज, अनयूजुअली लार्ज, फ्राइटनिंग, इमेजिनरी क्रिएचर। मॉन्स्टर का मतलब होता है एन अनयूजुअली लार्ज, अगली, फ्राइटनिंग एंड इमेजिनरी क्रिएचर। ये हो गया मॉन्स्टर। असैसिन, असैसिन का मतलब होता है वो पर्सन जिसको हायर कर सकते हो आप, पैसे वैसे दे के सुपारी दे दी कि भाई उसको उड़ाना है, उस पॉलिटिकल पर्सन को उड़ाना है, पॉलिटिकल रीजन की वजह से किसी को मार देना। असैसिन का मतलब हो गया अ पर्सन हु किल्स समवन स्पेशली फॉर पॉलिटिकल रीजंस। यही आपसे पूछा है। यहां पर एक लड़की दिखाई गई है, मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बोला तो उन्होंने लड़की बना के भेज दी। मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, लड़कियां भी सही लगती हैं इस रोल में। हालांकि ज्यादातर जो असैसिन वाला काम है वो लड़के ही करते हैं, लड़कियां तो अपनी पर्सनल दुश्मनी में किसी को मार दे अलग बात है, सुपारी वगैरह लेकर लड़कियां नहीं मारती, कम सुनने को मिला है। फिर एक वर्ड आया है आपके 4 ऑप्शन में, हैंगमैन, जो लास्ट वाला वर्ड है। हैंगमैन आपने मूवी देखी होगी पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन, ये कैप्टन जैक स्पैरो को यहाँ पर लटकाया जा रहा है। तो जो पर्सन इस पूरी डिवाइस को, इस पूरे गैलोस को, ये पूरी डिवाइस होती है फांसी का तख्ता, गैलोस का मतलब होता है फांसी का तख्ता, तो फांसी पे जो इसको हैंग करता है, हैंग का मतलब लटकाना, हैंगमैन का मतलब लटकाने वाला आदमी, तो जो भी इस डिवाइस को ऑपरेट करता है उसको कहा जाता है हैंगमैन। ये हैंगमैन है जो इस कैप्टन जैक स्पैरो को हैंग कर रहा है। एक्चुअली में आपने अगर ये मूवी ना भी देखी हो तो ये मूवी तो देखी होगी, क्रांतिवीर, नाना पाटेकर की। आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने, अब मुझे लटका देंगे, ये डायलॉग आपने सुना होगा। ये जो पर्सन खड़ा है ना, ये है हैंगमैन। ये इसको कैरेक्टर को, नाना पाटेकर को हैंग करेगा और यहाँ पर ये कुछ पिलर टाइप का है कुछ, इसको दबा देगा और ये बॉक्स यहाँ से हट जाएगा, नीचे चला जाएगा और इसको फांसी हो जाएगी, मर जाएगा। हालांकि ऐसा होता नहीं है, मूवी अगर आपने देखी हो तो आप जानते होंगे। हमारे गांव में तो इसको जल्लाद कह देते हैं। दादाजी से पूछोगे ना कौन है ये, तो कहेंगे जल्लाद है। हालांकि जरूरी नहीं है टिपिकल सेंस में, ये तो मैंने मूवी के दौरान आपको दिखा दिया। जरूरी नहीं है टिपिकल सेंस में जल्लाद देखने में ऐसे होते हो, ऐसे मोटे ताजे से, नंगा सा बदन और काले से कपड़े, जरूरी नहीं है। मैंने कभी किसी जल्लाद को देखा नहीं है, इसलिए मैं बता नहीं सकता कि वो कैसा होता होगा। हमारे तुम्हारे जैसा ही होता होगा यार, उसका काम है वो करना, तो वो काम करता होगा वैसा। ये तो मूवी में कुछ भी दिखा देते हैं, राक्षस जैसा जल्लाद दिखा रखा है। बताओ, आगे चलते हैं। कॉम्प्रिहेंशन, एक पैराग्राफ आपको दिया है, 5 ब्लैंक है, उसमें फिल करना है। पढ़ना शुरू करते हैं। फाउंटेन्स आर यूज्ड टुडे टू डेकोरेट सिटी पार्क्स एंड स्क्वायर्स टू ऑनर इंडिविजुअल्स और इवेंट्स फॉर रिक्रिएशन। फिर ब्लैंक दिया है फॉर एंटरटेनमेंट। देखिए, फॉर रिक्रिएशन और फॉर एंटरटेनमेंट तो प्रीपोजिशन फ्रेज है। फॉर यहाँ पर प्रीपोजिशन, उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट, यहाँ पर भी फॉर प्रीपोजिशन, यहाँ पर भी उसका ऑब्जेक्ट। अब इन दोनों प्रीपोजिशनल फ्रेजेस को जोड़ने के लिए हमें यहाँ पर चाहिए कंजंक्शन। कंजंक्शन चाहिए सिमिलर रैंक की स्ट्रक्चर को जोड़ने वाला। ये भी एक प्रीपोजिशन फ्रेज है, ये भी एक प्रीपोजिशन फ्रेज है। 2 प्रीपोजिशन फ्रेज सिमिलर रैंक की या सिमिलर लेवल पर आई हुई स्ट्रक्चर मानी जाएंगी। तो हमें सिमिलर रैंक की स्ट्रक्चर को जोड़ने वाला कंजंक्शन चाहिए।
और वो है हमारा एंड, जो कि एडिशनल मीनिंग में जोड़ता है। मतलब ये तो है ही, पार्क्स रिक्रिएशन के लिए तो है ही, इसके एडिशन में वो एंटरटेनमेंट के लिए भी है। तो यहाँ पर सही कंजंक्शन हो जाएगा एंड। बाकी के कंजंक्शन क्यों नहीं आ सकते, मैं दिखा देता हूँ। देखिए, नोर पहली बात तो एक नेगेटिव सेंस के साथ होता है, और दूसरी बात नोर कोरिलेटिव कंजंक्शन में यूज होता है नाइदर के साथ। जब आप नाइदर को लगाओगे तो आप नोर को लगाते हो, नेगेटिव सेंस के साथ होता है। और फिर ये जो और है और नोर है, ये दोनों की दोनों ऑल्टरनेट ऑप्शंस को जोड़ते हैं। हम यहाँ पर ऑल्टरनेट ऑप्शंस को नहीं जोड़ रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि जो पार्क है, जो फाउंटेन्स है, वो रिक्रिएशन के लिए यूज होंगे या फिर एंटरटेनमेंट के लिए यूज होंगे। इन दोनों में से कोई एक कंसीडर करोगे, नहीं। हम कह रहे हैं कि वो जो फाउंटेन्स है वो रिक्रिएशन के लिए भी है, वो एंटरटेनमेंट के लिए भी है। तो एडिशन के मीनिंग को कन्वे करते हुए, ऑल्सो के मीनिंग को कन्वे करते हुए, अगर हमें दो पैरेलल स्ट्रक्चर्स को जोड़ना है तो हमारा आइडियल कंजंक्शन होता है एंड। बिकॉज तो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है जो कि सबऑर्डिनेट क्लोज को जोड़ता है। यहाँ पर तो फ्रेज है, प्रीपोजिशन फ्रेज है, तो ये तो आ ही नहीं सकता। बिकॉज एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है जो कि किसी सबऑर्डिनेट क्लोज को जोड़ता है, एक ऐसी क्लोज को जो कोज या रीजन को बताती हो, कोज या रीजन को एक्सप्रेस करती हो। तो बिकॉज का तो कोई मतलब ही नहीं। येट के बारे में मैं आपको बता दूं कि येट या तो एडवर्ब होगा या फिर कंजंक्शन होगा, फॉर एंड नोवर बट और येट सो, यानी कि येट एक कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। अब एडवर्ब के फंक्शन में तो ये यहाँ पर आ नहीं सकता, कंजंक्शन के फंक्शन में इसको लगाने की कोशिश करोगे तो गलत हो जाएगा। येट एक कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, और येट कोऑर्डिनेट कंजंक्शन एक ऐसी कोऑर्डिनेट क्लोज को जोड़ता है जो मेन क्लोज के रेस्पेक्ट में कॉन्ट्रास्टिंग इंफॉर्मेशन हो, कॉन्ट्रास्ट कर रही हो, कुछ अलग बता रही हो। ये भी नहीं आएगा। येट को भी क्लोज के साथ लगाते हैं। हमें यहाँ पर प्रीपोजिशनल फ्रेजेस को जोड़ना था, एंड एकदम आइडियल सिचुएशन में है। थर्ड ऑप्शन लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 22। A splash pad or spray pool allows city residents to enter, get wet and cool off in summer. The musical fountain combined या combines। देखिए, यहां पर ये मूविंग जेट्स ऑफ वाटर क्या लगा हुआ है, ऑब्जेक्ट लगा हुआ है। ये नाउन है, एक्चुअली में नाउन फ्रेज है, ये ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर लिखी हुई वर्ब का, इसका मतलब यहाँ पर एक ट्रांजिटिव वर्ब लिखी जाएगी, और ट्रांजिटिव वर्ब भी ऐसी जो इस म्यूजिकल फाउंटेन सिंगुलर सब्जेक्ट के हिसाब से हो। तो बी कंबाइंड यानी कि बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि तो पैसिव स्ट्रक्चर है, इसको तो हटा ही दो। कंबाइन भी नहीं आनी चाहिए क्योंकि कंबाउंड म्यूजिकल फाउंटेन सिंगुलर सब्जेक्ट के हिसाब से सही नहीं होगी। तो या तो कंबाइन आ सकती है या कंबाइंस आ सकती है। अब जो पूरा का पूरा पैराग्राफ है, यहाँ पर आप देखोगे तो प्रेजेंट के सिनेरियो को बताया गया है। अगर आप कंबाइंड को लिख दोगे तो ये इंफॉर्मेशन फैक्चुअली गलत हो जाएगी। मतलब जो भी इंफॉर्मेशन दी जा रही है उसका सेंस इलॉजिकल हो जाएगा। क्या मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि म्यूजिकल फाउंटेन कभी पास्ट में मूविंग जेट्स ऑफ वाटर को कंबाइन करते थे, अब नहीं करते? वो तो हमेशा से करते हैं ना, वो उनकी डिवाइस है, वो उसी तरह से बने हैं कि ये म्यूजिकल फाउंटेन है, इसमें मूविंग जेट्स ऑफ वाटर होते हैं, पहले भी होते थे, अभी भी होते हैं, आगे भी होंगे। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन को लगाओगे, 22 का फोर्थ। आगे चलते हैं। द म्यूजिकल फाउंटेन कंबाइंस मूविंग जेट्स ऑफ वाटर, कलर्ड लाइट्स एंड रिकॉर्डेड म्यूजिक कंट्रोल्ड बाय ए कंप्यूटर फॉर ड्रामेटिक इफेक्ट्स। फाउंटेन्स कैन ऑल्सो भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्लेड। अब देखिए, यहाँ पर जो भी वर्ब लगाया जाना है, ये हेल्पिंग वर्ब लगी है, सबको पता है। ऑल्सो लगा है एडवर्ब के रूप में, और बी यहाँ पर मेन वर्ब लगी है। मेन वर्ब से पहले ऑल्सो लगा दिया क्योंकि उसको एडिशनल सेंस में किसी भी एक्शन को, किसी भी इंफॉर्मेशन को अगर ये रिफर करना है कि ये एडिशनल है, किसी के एडिशन में है, तो उससे पहले ऑल्सो लगा देते हैं। बी यहाँ पर लिंकिंग वर्ब थी तो इसका कॉम्प्लीमेंट लिखा है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लिखा गया है एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कि फाउंटेन जो भी करते हैं या जो भी होते हैं वो खुद से ही ऐसा होते हैं, कोई दूसरी चीज उनको ऐसा नहीं बनाती, वो खुद से ही वो इस नेचर के होते हैं। तो फाउंटेन तो यहाँ पर प्लूरल फॉर्म में यूज किया गया है। प्लूरल फॉर्म में अगर यूज किया गया है तो इटसेल्फ आ नहीं सकता, देमसेल्फ आएगा। हरसेल्फ और हिमसेल्फ को भी नहीं लगा सकते क्योंकि हरसेल्फ आता है किसी फीमेल पर्सन के लिए जब सी होता या राधा लिखी होती या सीता लिखी होती, और हिमसेल्फ आता तब जब कोई मेल पर्सन होता, कोई ही लिखा होता।
कोई राम लिखा होता, कोई कृष्ण लिखा होता, तो यहां पर हो जाएगा themselves, क्योंकि जो them है या दे है वो पर्सन के लिए भी यूज हो सकता है, थिंग्स के लिए भी, लेकिन होगा वो प्लूरल के लिए ही। तो यहाँ पर फाउंटेन्स जो कि थिंग है और प्लूरल सब्जेक्ट हो, तो यहाँ पर हो गया themselves। 23 का फर्स्ट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाने की कोशिश की गई। फाउंटेन्स कैन themselves आल्सो बी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्लेड, फिर उसके बाद लिखा गया है प्लेड, सॉरी 25 पर आ गए, 24, प्लेड बाय ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ वन और मोर, या विद, ऑन या ऑफ। देखिए प्लेड, यहां पर आप देखोगे कि ये जो प्लेड है वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर मेन वर्ब तो है नहीं, मेन वर्ब होती तो हेल्पिंग वर्ब साथ में लिखी होती, और वर्ब की सेकंड फॉर्म भी नहीं है, क्योंकि सेकंड फॉर्म होती तो पास्ट इंडेफिनिट में मेन वर्ब भी कंसीडर करना पड़ता। एक्चुअली में यहाँ पर ये जो प्लेड लिखी हुई है वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये पास्ट पार्टिसिपल है, और पास्ट पार्टिसिपल होते हैं एडजेक्टिव किसी नाउन प्रोनाउन के लिए, और यहाँ पर ये जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लिखा है इसके लिए एडजेक्टिव लगाया गया है प्लेड। अब आप बोलोगे कि सर एडजेक्टिव तो किसी नाउन से पहले लगाए जाते हैं उनको मॉडिफाई करने के लिए, सही बात है। यूजुअल नेचर में, यूजुअल स्ट्रक्चर में एडजेक्टिव को चाहे वो पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म ही क्यों ना हो, नाउन से पहले लगाया जाता है उनको मॉडिफाई करने के लिए। लेकिन किसी भी एडजेक्टिव को नाउन के बाद में भी लिखा जा सकता है अगर आगे की लिखी गई प्रीपोजिशन फ्रेज उस एडजेक्टिव के मीनिंग से रिलेट कर रही हो, उस एडजेक्टिव के लिए आई हो, उस एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए आई हो। तो यहाँ पर प्लेड पास्ट पार्टिसिपल के रूप में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई गई है, जो कि एडजेक्टिव है, जो कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए लगाई गई है। वो इसलिए बाद में लिखी गई क्योंकि ये प्रीपोजिशन फ्रेज प्लेड के लिए आई है। अब यहाँ पर ये देखेंगे प्लेड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए लगा है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट तो किसी को प्ले नहीं कर रहे हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को प्ले किया गया है किसी और के द्वारा। तो पास्ट पार्टिसिपल पैसिव मीनिंग को कन्वे करते हैं, एक्शन डन बाय समबडी एल्स को मीनिंग करते हैं, या एक्शन कोज्ड बाय समथिंग एल्स मीनिंग को कन्वे करते हैं। मतलब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ने किसी को प्ले नहीं किया, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को प्ले किया गया किसी और के द्वारा, जिसके द्वारा किया गया वो है डूअर, और डूअर को रिफर करने के लिए लगाया जाना चाहिए बाय प्रीपोजिशन। ऑन लगाया जाता है सरफेस को रिफर करने के लिए, विद लगाया जाता है किसी की अकंपनी को रिफर करने के लिए, राम है, राम के साथ सीता भी है तो राम विद सीता लिख देंगे, अकंपनी किसी की कंपनी में कुछ हो तो। ऑफ लगाया जाता है अगर कोई चीज किसी से अलग हो, अपार्ट के मीनिंग को कन्वे करने के लिए। तो 24 का फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, डूअर को रिफर करना है, चूंकि हमने पैसिव मीनिंग को कन्वे करने वाला पास्ट पार्टिसिपल लगा रखा है एडजेक्टिव के फंक्शन में। तो ये एक्शन जिसने किया है वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, कोई और है, तो कोई और को डूअर को रिफर करने के लिए बाय प्रीपोजिशन। 25 आगे देख लेते क्या लिखा है, प्लेड बाय ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ वन और मोर ऑफ देयर वाटर जेट्स, ड्रिंकिंग फाउंटेन्स प्रोवाइड फ्रेश। देखिए जो ड्रिंकिंग फाउंटेन्स है वो क्या प्रोवाइड करते हैं, फ्रेश फ्लो ऑफ मनी, फ्रेश मेलोडियस म्यूजिक। मेलोडियस म्यूजिक तो म्यूजिकल फाउंटेन प्रोवाइड करते थे, ड्रिंकिंग फाउंटेन्स तो ड्रिंकिंग वाटर ही प्रोवाइड करेंगे। ना पॉजिटिव थॉट, ना फ्लो ऑफ मनी, ना मेलोडियस म्यूजिक, यहां पर आ जाएगा ड्रिंकिंग वाटर। फोर्थ ऑप्शन 25 का हो गया फोर्थ। आसान था क्लोज टेस्ट, ये भी इसी तरह से करने। देखिए आसान हो या भारी हो, आपको अपनी तैयारी फुल लेवल की रखनी है, आपको कॉन्फिडेंट होना है, अपने कॉन्सेप्ट्स के साथ अपनी लर्निंग को इंप्रूव कीजिए। इसी तरह से घर पे बैठ के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को प्रैक्टिस कीजिए। कहीं पर कोई भी डाउट हो तो मैं हूं, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखें। मुझे बहुत खुशी होती है जब आप मुझसे सवाल पूछते हैं। आज के सेशन में इतना ही, धन्यवाद।